हम सब पैसे के लिए कड़ी मेहनत तो करते हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं, लेकिन दिन के आखिर में एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। क्या ये काफी है? हाँ बिल्कुल, क्या ये काफी है? क्या कोई एक मेडिकल इमरजेंसी या मान लीजिए नौकरी जाने की खबर सब कुछ तबाह कर देगी? ये चिंता एक साये की तरह साथ चलती है। चलती है, सबके साथ चलती है। तो आज की हमारी बातचीत किसी जादुई स्टॉक टिप के बारे में नहीं है। हम पैसे को संभालने के लिए एक पूरे सिस्टम, एक पूरे ढांचे पर बात करने वाले हैं। ये सारी जानकारी मोनिका हालन की किताब लेट्स टॉक मनी और दूसरे कई वित्तीय विशेषज्ञों के लेखों पर आधारित है। हमारा मकसद है इस पैसे की चिंता को जड़ से खत्म करने का रास्ता खोजना। आज का मिशन बिल्कुल साफ है, एक ऐसा प्रैक्टिकल ढांचा तैयार करना जिसे मोनिका हालन मनी बॉक्स कहती है। मनी बॉक्स? हाँ, मनी बॉक्स। लक्ष्य पैसे को लेकर चिंता से आजादी पाना है। जैसा कि एक स्रोत में बहुत अच्छी तरह कहा गया है, पैसों को मैनेज करना सिर्फ अमीरों के लिए लग्जरी नहीं है, ये हर किसी के लिए जरूरी स्वच्छता है। फाइनेंशियल हाइजीन? बिल्कुल, ये उतना ही जरूरी है जितना रोज नहाना या ब्रश करना। हाँ, और ये गलती समझ में भी आती है। हम सब शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम एक सिस्टम बनाने की मेहनत करने के बजाय सोचते हैं कि कौन सा शेयर खरीद लूं या कौन सा प्लॉट ले लूं जो रातों रात अमीर बना दे। हाँ वही, जबकि पहला सवाल ये होना चाहिए, मेरा मनी बॉक्स, मेरी तिजोरी का डिजाइन कैसा दिखना चाहिए? मनी बॉक्स की सोच ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक संरचना है जिसके 3 हिस्से हैं और उन्हें इसी क्रम में बनाना होता है। इसी क्रम में? ये जरूरी है? बहुत जरूरी। पहला है कैश फ्लो सिस्टम, यानी पैसे के आने जाने की एक ऑटोमेटिक व्यवस्था। दूसरा है प्रोटेक्शन या सुरक्षा कवच, जिसमें इमरजेंसी फंड और सही इंश्योरेंस आते हैं। ओके। और तीसरा, जब ये दोनों दीवारें खड़ी हो जाएं, तब आता है इन्वेस्टमेंट्स, यानी भविष्य के लक्ष्यों के लिए निवेश। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सीधे तीसरे स्टेप पर नहीं कूदना है? कभी नहीं। पहले 2 स्टेप्स को छोड़कर सीधे निवेश पर कूदना बिना नींव खोदे तीसरी मंजिल बनाने जैसा है। एक छोटा सा भी आर्थिक झटका, जैसे नौकरी छूटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, बिल्कुल, वो पूरे घर को ढा सकता है। तो चलिए फिर नींव से ही शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, कैश फ्लो सिस्टम। ये 3 खाता प्रणाली सुनने में बहुत मामूली लगती है। सुनने में मामूली लगती है, पर इसका असर कमाल का है। ये सिस्टम आपके पैसे को 3 अलग-अलग बैंक खातों में बांटता है और हर एक का एक साफ मकसद होता है। 3 खाते, ठीक है। पहला है इनकम अकाउंट, आमदनी खाता। इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए। आपकी सैलरी या कोई भी आमदनी इसी खाते में आती है और तुरंत बाहर निकल जाती है। हाँ, पहले से सेट किए गए ऑटोमेटिक ट्रांसफर के जरिए तुरंत बाहर। ये बस एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पैसा रुकता नहीं है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का पोस्ट बॉक्स है जहां चिट्ठियां आती हैं और फिर सही पते पर भेज दी जाती हैं। बिल्कुल सही। दूसरा खाता है स्पेंड इट अकाउंट, खर्च करो खाता। ये आपके रोजमर्रा के खर्चों का खाता है। किराया, ईएमआई, राशन। हाँ, किराया, ईएमआई, राशन, बिजली, पेट्रोल, बच्चों की फीस, इन सब के लिए पैसा इनकम अकाउंट से ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। इसका मकसद है कंट्रोल। ये आपको अपनी औकात में रहना सिखाता है। मतलब महीने के आखिर में दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल, क्योंकि स्पेंड इट अकाउंट खाली हो गया है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर शायद यही अनुशासन है। जब इस अकाउंट में पैसे खत्म तो बड़ा खर्चा बंद। और तीसरा सबसे पवित्र खाता है इन्वेस्टेड अकाउंट, निवेश खाता। सबसे पवित्र? यहाँ जो पैसा आता है वो तुरंत काम पर लगाया जाता है, उसे बैंक में बेकार पड़े रहने नहीं दिया जाता। यहाँ से पैसा सीधे आपके SIPs, म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट फंड्स में चला जाता है। मतलब इस सिस्टम के पीछे कोई साइकोलॉजी काम कर रही है? हाँ, इसके पीछे दिमाग को काबू में रखने का एक तरीका काम करता है, जिसे विशेषज्ञ मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। जब हम पैसे को अलग अलग मकसदों के लिए बांट देते हैं तो हमारा दिमाग हमें उस पैसे को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने से रोकता है। अच्छा? आप कभी भी अपने इन्वेस्टेड अकाउंट से पिज्जा ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि वो पैसा भविष्य के सपनों के लिए है, आज की छोटी मोटी इच्छाओं के लिए नहीं। ये सिस्टम सेट करने में शायद 1-2 दिन लगे, पर एक बार ये ऑटोमेट हो गया तो आप लगभग हैंड फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो पैसों के आने जाने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन उस डर का क्या जब अचानक पैसों का आना ही बंद हो जाए? मुझे लगता है यहीं पर प्रोटेक्शन की बात आती है। बिल्कुल, और इसके लिए ऑक्सीजन मास्क का उदाहरण एकदम सटीक है।
हवाई जहाज में कहा जाता है कि किसी मुश्किल के समय पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद करें। आपका प्रोटेक्शन सिस्टम आपका वित्तीय ऑक्सीजन मास्क है। और इसके 2 स्तंभ हैं, है ना? हाँ, 2 मजबूत स्तंभ। पहला है इमरजेंसी फंड। कोविड-19 महामारी ने तो इस शब्द को हर घर में पहुंचा दिया। पहले कोई सोचता भी नहीं था कि पूरी दुनिया एक साथ रुक सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। सही कहा। और महामारी ने हमें सिखाया कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है। अब नियम भी बदल गए हैं। अच्छा। हाँ, अगर किसी की उम्र 40 साल से कम है और नौकरी पक्की है, तो 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। लेकिन अगर उम्र 40 से ज्यादा है या नौकरी में जोखिम है, जैसे कोई फ्रीलांसर है या अपना बिजनेस करता है, बिल्कुल, तो ये फंड 12 से 24 महीने यानी 2 साल तक के खर्चों के बराबर होना चाहिए। मोनिका हालन ने खुद बताया कि महामारी के दौरान उन्होंने अपने फंड को 2 साल के खर्चों तक बढ़ाया। इसे किसी लिक्विड फंड या कहीं और क्यों नहीं रख सकते? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब गणित में नहीं, मनोविज्ञान में है। इमरजेंसी फंड का मकसद रिटर्न कमाना है ही नहीं। तो क्या है? उसका एकमात्र मकसद है सुरक्षा और मानसिक शांति। जब किसी की नौकरी चली गई हो और चारों तरफ अनिश्चितता हो, उस वक्त वो ये नहीं देखना चाहेगा कि उसके इमरजेंसी फंड की वैल्यू भी बाजार के साथ ऊपर नीचे हो रही है। सही बात है। एक ऐसी रकम चाहिए जिसके बारे में 100% यकीन हो। एफडी वो भरोसा देती है। ये बात तो सही है। संकट के समय भरोसे की कीमत रिटर्न से ज्यादा होती है। अब प्रोटेक्शन के दूसरे स्तंभ यानी इंश्योरेंस की बात करते हैं। यहाँ एक सुनहरा नियम है जिसे सभी स्रोतों में दोहराया गया है। क्या? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी ना मिलाएं। और ये वो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। लेकिन जब मैं बैंक जाता हूँ तो मैनेजर हमेशा एक ऐसा प्लान दिखाता है जिसमें इंश्योरेंस भी है और 10 साल बाद पैसे वापस मिलने की गारंटी भी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत ही आम जाल है। वो गारंटी शब्द बेचते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उस गारंटी की लागत क्या है। लागत? मतलब? स्रोत बताते हैं कि यूलिप इंडोमेंट प्लान में पहले साल के प्रीमियम का 80% तक कमीशन और दूसरे खर्चों में जा सकता है। 80%? हाँ, 80%। सोचिए, 1 लाख रुपए में से 80,000 तो सिस्टम में ही खर्च हो गए, बचा क्या? नतीजा ये होता है कि न तो पूरा कवर मिलता है, न ही अच्छा रिटर्न। ये दोनों दुनियाओं में सबसे बुरा है। तो फिर सही रास्ता क्या है? कौन सा इंश्योरेंस हमारे मनी बॉक्स में होना चाहिए? मनी बॉक्स में सिर्फ 2 तरह के इंश्योरेंस की जगह है। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस। हमेशा एक फैमिली फ्लोटर प्लान लें। और अगर कंपनी ने कवर दिया है तो भी अपना एक अलग टॉप अप प्लान जरूर लें, क्योंकि नौकरी बदलते ही कंपनी का कवर खत्म हो जाता है। ओके। और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्योर टर्म कवर। ये सबसे सस्ता और सीधा प्रोडक्ट है। एक छोटा सा प्रीमियम भरिए और अगर किसी को कुछ हो जाता है तो परिवार को एक बड़ी रकम मिलती है, जिससे उनकी जिंदगी पटरी पर बनी रहे। और ये कवर कितना होना चाहिए? इसका कोई आसान सा नियम है? एक बहुत सरल नियम है, सालाना आमदनी का कम से कम 10 गुना। अगर किसी की सालाना आमदनी 15 लाख रुपए है तो टर्म कवर कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का होना चाहिए। 1.5 करोड़? हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि किसी के न रहने पर भी परिवार अगले कई सालों तक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। ये सब सुन के एक तरह की शांति मिल रही है। मतलब कैश फ्लो ऑटोमेटेड है और अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाए तो हमारा सिस्टम हमें बचा लेगा। लेकिन सिर्फ बचने से तो काम नहीं चलेगा, पैसा बढ़ना भी तो चाहिए। वो जो आपने शुरू में जिक्र किया था एक टेडेक्स टॉक का उदाहरण, वहां तक कैसे पहुंचा जाए? हाँ, वो उदाहरण आंखें खोलने वाला है। सोचिए, साल 1981 में किसी ने 1 लाख रुपए 4 अलग अलग जगहों पर निवेश किए। एफडी, सोना, पीपीएफ और सेंसेक्स, यानी शेयर बाजार में। हाँ, 40 साल बाद 2021 में नतीजा चौंकाने वाला था। एफडी में लगाए 1 लाख रुपए बने 34 लाख, सोने में लगाए 1 लाख बने 36 लाख, पीपीएफ में 47 लाख। ठीक है। लेकिन सेंसेक्स में लगाए गए वही 1 लाख रुपए 3.3 करोड़ रुपए बन गए। 3.3 करोड़? एक मिनट, मतलब एफडी, गोल्ड, पीपीएफ, ये सब मिलकर भी सेंसेक्स के आसपास नहीं है? कहीं आसपास नहीं है। ये सिर्फ बेहतर रिटर्न नहीं है, ये तो जिंदगी बदल देने वाला फर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई सिर्फ सुरक्षित विकल्पों में पैसा रखता है तो वो अमीर बनने का मौका ही गंवा रहा है। बिल्कुल।
लंबे समय में सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा जोखिम है और यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो स्रोतों में बताया गया है। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन असली दौलत देश के कारोबार में हिस्सेदार बनकर ही बनती है। इक्विटी में लंबे समय के लिए निवेश करना जुआ नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल आता है जोखिम का, उसे कैसे मैनेज करें? उसका जवाब है एसेट एलोकेशन, यानी अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांटना। हाँ, और इसका एक बहुत ही सरल नियम है, 100 माइनस आपकी उम्र इज इक्वल टू इक्विटी में प्रतिशत। 100 माइनस एज। हाँ, अगर किसी की उम्र 30 साल है तो उसे अपनी बचत का 70% इक्विटी में और 30% डेट में लगाना चाहिए। अगर उम्र 70 साल है तो 30% इक्विटी में और 70% डेट में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप जोखिम कम करते जाते हैं। लेकिन इक्विटी इतनी जरूरी क्यों है? लोग एफडी में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। एक शब्द में कहूं तो महंगाई। ये एक ऐसा राक्षस है जो चुपचाप पैसे की कीमत खा जाता है। अच्छा। आज अगर एफडी 6% का रिटर्न दे रही है और महंगाई 7% है तो असल में हर साल 1% पैसा खो रहा है, खरीदने की शक्ति कम हो रही है। मतलब आप कह रही हैं कि लंबी अवधि में इक्विटी में न होना इक्विटी में होने से ज्यादा जोखिम भरा है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप निश्चित रूप से महंगाई से हार जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन एक आम इंसान जिसे बाजार की ज्यादा समझ नहीं है, वो सेंसेक्स की 50 कंपनियों में कैसे निवेश करे? ये तो बहुत जटिल लगता है। इसका सबसे सरल और शायद सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। ठीक है। और उसमें भी खास तौर पर इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स। देखिए, बाजार में हमेशा एक्टिव बनाम पैसिव फंड्स की बहस चलती रहती है। एक्टिव फंड मैनेजर्स बाजार को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि लंबे समय में 90% से ज्यादा एक्टिव फंड्स इंडेक्स को नहीं हरा पाते। 90% से ज्यादा? हाँ, तो एक आम निवेशक के लिए इंडेक्स फंड का रास्ता अपनाना ज्यादा समझदारी वाला है। बहुत कम फीस पर देश की 50 सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदारी मिल जाती है। क्यों बेवजह का जोखिम लेना? SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने एक तय रकम ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड अकाउंट से निवेश हो जाती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता भी खत्म हो जाती है ना? बिल्कुल। जब बाजार नीचे होता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और जब ऊपर होता है तो कम। एक स्रोत में कहा गया है, निवेश उबाऊ होना चाहिए, जैसे पेंट को सूखते देखना। SIP ठीक यही करता है। सेट इट एंड फॉरगेट इट। एग्जैक्टली। सेट करें और भूल जाएं। बाजार को टाइम करने की कोशिश ना करें। ये सब कुछ बहुत तार्किक लगता है। सिस्टम बनाओ, प्रोटेक्ट करो और फिर बोरिंग तरीके से निवेश करो। लेकिन मेरे परिवार में, मेरे आसपास लोग आज भी दो ही चीजों की कसम खाते हैं, प्रॉपर्टी और सोना। हम भारतीय इन दोनों को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं और क्या हम गलत हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि ये हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है। सबसे पहले रियल एस्टेट। स्रोत बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि रहने के लिए एक घर खरीदना एक भावनात्मक फैसला है और वो ठीक है। हाँ, अपना घर तो अपना होता है। लेकिन निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदना अक्सर एक खराब वित्तीय फैसला होता है। खराब क्यों? प्रॉपर्टी की कीमत तो हमेशा बढ़ती